ठीक है, आपने दो शब्द ही कहना चाहिए, क्योंकि मैं वक्ताओं की सूची में नहीं हूँ। ये उनका स्नेह है और कहें इस तरह का कहा कि उसको नहीं कर पाया मना। मैं तो सिर्फ सुनने आया था, पहला संग्रह है और मैं तो कल तक कभी किताब मैंने देखी नहीं। इनकी कविताएं तो मैंने पहले पढ़ी हैं, सुशील जी की बात भी हुई है, एक राय भी बना रखी थी, लेकिन कुछ मतलब ये मुझे लगा था कि शायद कोरोना काल में आपने डायरी लिखी और वो डायरी छपी है आपकी, डायरी का पीला वर्क, तो कुछ ये कविताएं इसमें से कुछ ध्यान में आ रही हैं। कभी उलट पुलट करके देख रहा था, तो इसलिए इस पर बोलूँगा नहीं, बिना पढ़े बोलना नहीं चाहिए। आदरणीय अब्दुल बिस्मिल्लाह जी, आप मेरे भी गुरु स्थानीय हैं, चंद्रदेव सर, प्रेम जी, सरोज जी, बाकी भी हमारे साथी हैं। सरोज जी ने अभी बात रखी, उससे कविताएं खुलती हुई महसूस हुई, और उनकी जो बात थी परिपक्वता वाली, मेच्योरिटी वाली, वो तो है। वो तो सुशील जी ने इन कविताओं का परिपाक किया है, इन कविताओं को पकाया है और उसके बाद में ही लिखा है, उसके बगैर तो नहीं है। हड़बड़ी में लिखी हुई कविताएं नहीं हैं, इसलिए बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। जिस जमीन से आते हैं वो जमीन दर्शन की है, वो जमीन कविता की भी है, सुशील जी। और जब इनका फ़ोन आया, मैं इन्हीं के ज़िले में था, पहले इलाहाबाद आपका ज़िला होता था, बाद में कौशाम्बी अलग हो गया, और वहाँ पर सुशासन की एक कभी नई ताजी वानगी आई है। कुछ समय पहले ही एक परिवार के 4 लोगों को मार दिया गया, तो उसी में फैक्ट फाइंडिंग के लिए गया हुआ था। तो कहा तो उसमें था नहीं कि मैं रहूँगा दिल्ली शहर में, मैंने कहा कि नहीं, अगर रहा तो मैं ज़रूर आऊँगा सुनने के लिए। तो मैं पहले आत्मकथ्य पढ़ रहा था, और मुझे लगता है सभी जितने कहें कि कवि हैं, उनकी कविताएं एक तरह से आत्मकथ्य होती हैं। इस आत्मकथ्य में उन्होंने तुलसीदास की चर्चा की है और कहा है कि घर में वो एक किताब थी, मतलब एक थोड़ा अपोलोजेटिक टोन में कहते हैं कि उस किताब के होने ना होने का मतलब नहीं था, लेकिन यह है कि वो कोई दुख दारिद्र को दूर करने वाली कोई रचना थी। ऐसा इसी अर्थ में घर वाले मानते रहे होंगे, इसी अर्थ में आपने नोट किया है। कविता की जो समझ बनी मेरी, उसमें इस किताब की बड़ी भूमिका है, रामचरितमानस की, और मैं उसी तरह से इसको देख ही रहा था, जैसे उनके यहाँ कविता का एक प्रतिमान, एक कसौटी है तुलसीदास के यहाँ, अर्थ अमित अति आखर थोरे। तो जो पहली कविता पढ़ते हुए मुझे वही चीज़ याद आ रही थी। इतनी सारी चीज़ें समाई हुई हैं इन मतलब अनलिखी पंक्तियों में, दो पंक्तियों में इतनी सारी चीज़ें, मतलब बिना कहे। अब देखें, सुबह आशु ने किताब दी, मैंने पढ़ना शुरू किया और शाम तक सिर्फ हे रा पढ़ा, उसे अंडरलाइन किया, एक नहीं कई रंगों से। जिस रूप में हमारे दिमाग में हेरा दर्ज है, वो तो हेराम है, और वो गांधी जी वाला हेरा है। तो कितने रूप इसमें मतलब अचानक इस तरफ ध्यान जाता है, अचानक ध्यान जाता है कि जब आप प्रेम में होते हैं तो उसमें सिर्फ वही आपका जो प्रेयस है, जिससे प्रेम करते, वही दिखता है। आप कुछ भी पढ़ते रहें, शब्द वही दिखेंगे। तो जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है इस अनुभव के साथ इस कवि का, वो वैसा ही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगला है, आज हेरा का खत मिला, लिखा है वासु को उसकी शिष्या से प्रेम हो गया है। वासु गुरु है, उसे अक्सर सुंदर शिष्या से प्रेम हो जाया करता है। तो उसकी शिष्या से प्रेम हो गया है, तो ये उसकी किसके लिए ये प्रोनाउन, ये मुझे परेशान कर रहा था। उसकी मतलब हेरा की शिष्या, उसकी यानी कि वासु की शिष्या, यानी उसकी कोई और है, इसका इसमें है नहीं, क्योंकि
वासु की शिष्या होगी तो अपनी लिखा जाएगा। अब वो तो वही बता सकते हैं कि उसकी किसके लिए आया है, उसकी शिष्या से प्रेम हो गया है। तो अब इस तरह की चीजें थोड़ी मुझे लगा कि अगर मान लीजिए डिलिबरेट प्रयोग है तब तो क्या कहने, फिर तो इस पर अलग तरह से, और अगर असावधान प्रयोग है तब फिर इस पर विचार करना चाहिए कि उसकी शिक्षा से प्रेम, तो उसकी किसकी शिक्षा से प्रेम है। लेकिन प्रेम हो गया है, और ये जो विडंबना है, इसमें विडंबना भी है, और इस पूरी किताब में वो जो प्रेम है वो केंद्रीय भाव है। कहीं पर शैलजा है, तो कहीं पर प्राची है, तो कहीं कितनी क्या, हाँ माहिका, हाँ कहीं माहिका है। वो एक 9वीं शताब्दी के आखिरी में एक बड़े कवि थे, इसी तरह से प्रेमी कवि थे, राजशेखर। तो उनके यहाँ राजशेखर की किताब है कर्पूर मंजरी, नाटक है। उसमें कर्पूर मंजरी में, और वो प्राकृत में लिखी गई है। कर्पूर मंजरी उसका अनुवाद किया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने, अपने कारणों से किया था, चंद्रावली की वजह से किया था। भारतेंदु ने अनुवाद करते हुए जो संकेत किए वो नहीं, लेकिन जो उस किताब में जो समस्या उपस्थित की गई उसकी बात। उसमें सूत्रधार जो है, जो राजा का साथी है, विदूषक, वो राजा से पूछता है कि तुम्हारी इतनी परम रूपवती पत्नी है, जो पटरानी है, उसके होते हुए तुमने इससे क्यों प्रेम किया। एक उसका जो नया प्रेम है राजा का, राजा वहाँ नहीं व्यक्ति के रूप में उसको देखिए, तो वो कहता है कि देखिए प्रेम के मामले में तो ये है कि उसका कोई तर्क नहीं होता कि एक जगह प्रेम हो गया है, अब दूसरी जगह प्रेम नहीं होगा, और होगा वो तो छद्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम में कोई मतलब संख्या कोई मायने नहीं रखती, और सौंदर्य भी कोई मायने नहीं रखता, ऐसा वो वहाँ पर स्थापना देते हैं। राजशेखर अपने उस मतलब उस दूषक में राजशेखर बोलते हैं, राजशेखर की अपनी जो प्रियतमा थी अवंत सुंदरी, वो अलग ही मामला है, और अवंत सुंदरी बार बार उनकी कविताओं में आती है। उनका जो दर्शन ग्रंथ है, एक तरह से कविता का जो शास्त्र है काव्यमीमांसा, उसमें भी 4 जगहों पर अवंत सुंदरी आई हैं। कहीं पर भामा ये कहते हैं, लेकिन उनकी प्रेयसी अवंत सुंदरी कुछ और कहते हैं। यहाँ पर भी जो प्रेम का प्रवाह है, इसमें अलग अलग नाम हो सकता है, एक ही प्रेमिका उसके कितने नाम रख लिए गए हों, कन्ने रख लिए हों। वो जो प्रवाह है, इस उमग्यो प्रेम प्रबोध प्रवाहु, ऐसा कुछ करके कहते हैं तुलसीदास। तो ये जो प्रवाह है पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, ये असल में इस संग्रह को प्रामाणिक बनाता है। मैं इसमें एक जगह पर देव का जिक्र है, और भी कवियों का जिक्र, तुलसी का तो कवि के रूप में जिक्र नहीं है। अभी तुलसीदास पर लिखा एक नाटक पुरस्कृत हुआ है, और मैं देख रहा था उस नाटक में तुलसीदास हैं कि नहीं है। कब तुलसीदास तो नहीं है उस नाटक में, बाकी जो भी हों, उनकी कविता के आसपास नाटककार नहीं गया है। यह एक विचित्र बात है। कोई उसका कोई मतलब स्पर्श नहीं दिखाई पड़ता कविता की ताकत। महाबली अगर हैं तुलसीदास तो कविता के नाते हैं, लेकिन उस ये जो कवि है उसमें प्रयाग का जिक्र आता है उनकी कविता में, रामचरितमानस में, और कहते हैं कि एक कविता की उन्होंने अपनी किताब को भी बताया है। इसमें भी अर्थ के 3 स्तर हैं। एक स्तर जो गंगा का है, जो भक्ति भाव है, दूसरा यमुना का है, जो मतलब समाज व्यवस्था वाली बात है, और तीसरा जो विचार है तुलसीदास का, कविता में जो विचार है। तो कुछ लोग आमतौर से पहले या दूसरे तक रह जाते हैं। मुझको लगता है कि जिस तरह से इन्होंने उद्धृत किया है वो शायद अगले, क्योंकि किसी भी कवि की जांच अगले संग्रह में होती है, पहले संग्रह में तो होती नहीं। पहले संग्रह में तो हम
स्वस्थ वचन कहते हैं, बहुत शाबाशी देते हैं, बहुत कहें कि उत्साहवर्धक टिप्पणियाँ करते हैं। अगला संग्रह जब आता है तो फिर उसकी खिंचाई होती है, फिर उस पर कुछ तल्ख बातें होती हैं। तो अगले संग्रह का इंतजार रहेगा, तब इस संग्रह का ठीक से मूल्यांकन होगा। मैं इस अवसर पर सुशील जी को बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनका अगला संग्रह जल्दी ही पढ़ने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने। अब मैं आज के अगले सम्माननीय वक्ता डॉक्टर प्रेम तिवारी जी की ओर आऊंगी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग दयाचल कॉलेज में हैं और उपाध्यक्ष हैं हिंदी विकास संस्थान के, सचिव हैं जनवादी लेखक संघ के, यानी हम कह सकते हैं कि रचनात्मक और सामाजिक व्यस्तताओं से भरा पूरा जीवन है आपका। मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगी कि कृपया आएं और अपने शब्दों से हमें नवाजें। मंच पर उपस्थित आदरणीय बिस्मिल्लाह साहब, यादव जी, बजरंग जी, सरोज कुमारी जी और डायरी का पीला वर्ग के कवि सुशील जी और सभा में उपस्थित मेरे मित्र और छात्र छात्राएं, आपकी आवाज तो पहुंच रही है ना? अब पहुंच धीरे धीरे बढ़ता है। वो भी आदत है ऑनलाइन वाला। तो सबसे पहले तो इस शानदार काव्य संग्रह के लिए मैं सुशील जी को बधाई देता हूँ और इनके मित्रों को भी बधाई देता हूँ। बहुत सही सर। कि इस पुस्तक के निर्माण में, उन कविताओं के निर्माण में, लिखने में ये मित्र न होते, अगर सुशील जी लिखे तो कविताएं न होती। बहुत इस पुस्तक में अपना नाम देख के मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, मेरा भी नाम, और महत्वपूर्ण लोगों के साथ मेरा नाम उन्होंने लिया है और अच्छा लगा मुझे पढ़ कि एक नए कवि के काव्य संग्रह में मेरा भी नाम है। अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा और कि जब इन कविताओं को मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये संग्रह सुशील द्विवेदी को प्रसिद्धि दिलाएगी। यहाँ जो उपस्थित सुशील के मित्र हैं और जो युवा काफी संख्या है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने, खासतौर पे लड़कियाँ बहुत हैं। ऐसी कम गोष्ठियाँ होती हैं दिल्ली में जिसमें इतनी अधिक संख्या में लड़कियाँ हों। तो आपके मतलब का ये क्या है संग्रह, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको आप लोग फिर से ले लीजिए, मांगिए या खरीदिए ऑनलाइन या पढ़िए, क्योंकि ये कविताएं युवाओं को बहुत पसंद आएंगी। कहने का ढंग, ऐसे बहुत उलझा की कविताएं लिखी जाती हैं कि उसको समझने में ही, उसकी शब्द, उसकी भाषा को समझने में बड़ा कई बार मुश्किल आता है। ऐसा नहीं है, कोई बहुत फिलॉसफिकल, कोई बहुत घुमावदार ऐसी बातें नहीं की हैं इन्होंने। समाज के द्वंद्व को या संघर्ष को, समाज के, वो सब नहीं दिखाया है।
साफ साफ नहीं दिखाया है अंदर, उसकी चर्चा होगी थोड़ी सी। लेकिन आपको इसलिए कविताएं पसंद आएंगी कि बहुत ही सरल सहज ढंग से जो प्रतीक बिंब है वो बिल्कुल समझ में आने वाले हैं और आप पढ़ते चले जाएंगे इस कविताओं को। और कब 69 कविताएं आप पढ़ लेंगे पता नहीं चलेगा। सरोज जी ने कहा कि एक बार में कविताएं बड़ी मुश्किल होती है पढ़ना, लेकिन मुझे लगा कि 50 कविताएं मैं पढ़ा इसकी आज सुबह, और 50 कविताएं पढ़ गया मैं। मुझे लगा कि और कविताएं होती तो और पढ़ता मैं, समय होता तो और पढ़ता। अब देखिए इसकी खास बात क्या है सुशील द्विवेदी की कविता। इन्होंने एक कविता लिखी है, कनॉट प्लेस की चर्चा कर रहे थे हमारे खूब। कनॉट प्लेस सबसे ज्यादा सेलिब्रेट की जाने वाली जगह है दिल्ली की, कनॉट प्लेस। उस कनॉट प्लेस को कवि सिगरेट में रूपांतरित कर देता है, बदल देता है सिगरेट में, और फिर उसे अपने जूतों के नीचे मसल देता है। क्या संकेत है? जो पूरा कैपिटलिज्म का घमंड है जो दिखाई देता है कनॉट प्लेस में, और पूंजी से खड़ी की गई जो दुनिया है कनॉट प्लेस में दिखाई देती है, उसे सिगरेट में कन्वर्ट कर देना ये कभी ही कर सकता है। और उसे सिर्फ सिगरेट में नहीं, मतलब वो तो राख होना ही है। उस पूंजी पर खड़ी उस दुनिया को राख तो होना ही है एक दिन, ये यकीन है कवि को, और हमें भी यकीन दिलाता है कवि। और फिर उसे जूते के नीचे जब मसलता है तो मजा आ जाता है पढ़ के। ये होता है जो कनॉट प्लेस है, ये ना जाने कितने लोगों के खून चूस के बना है, वो भी वर्गीय नजरिए से भी इनकी कविताएं पढ़ी जा सकती। क्लास कंट्रडिक्शन क्या है, इसके लिए है कनॉट प्लेस। तो जूतों के नीचे कौन मसलता है उसे की बात है। गहरी घृणा उसमें कनॉट प्लेस के प्रति है, और वो कनॉट प्लेस के प्रति जो गहरी घृणा है वो पूंजीवाद की, शोषक है, व्यवस्था सिस्टम बनाया। एक कविता है जो अच्छी लगी मुझे, प्रसव। भाई भैंस के प्रसव पर कविता कौन लिखता है, और लिखना इतना मुश्किल काम है। भैंस के प्रसव पर कविता लिखना तो इतना मुश्किल काम है कि आज तक किसी कवि ने इसे अपने हाथ में लिया ही नहीं। क्या लिखे, लेकिन क्या मार्मिकता और क्या संवेदना है। वो लाइन में जब कहा कि पुरही काकी ने जोर से कहा अमावस में चांद उगाया है, क्या बात है, कमाल करते हैं भाई सुशीला। ये अमावस क्या है, ये दुख है, दुख का प्रतीक है अमावस। और एक गरीब के लिए भैंस का पड़िया पैदा होना, तो अमावस में वाकई चांद का खिलना है भाई। मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। गांव में जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए भैंस एक पूंजी है, फिक्स डिपॉजिट है उनकी, और सही सलामत उसका बच्चा हो गया साहब, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। तो कमाल की कविता आपने लिखी। इसमें मैंने लिखा कि जो चित्रण है उसमें पशु के प्रति गवई लोगों के संबंध की ये कविता है। यह कविता है उसके लिए जो गांव छोड़कर शहर में आ गए हैं
जो गांव में ही रह गए हैं उनके लिए जीवन का एक हिस्सा है वो कविता नहीं उसमें बना सकते हैं, कविता आप बनाएंगे क्योंकि आप गांव से लौट आए हैं, आप देख रहे हैं दूर से, उनके लिए तो जीवन है। इसे याद करने का अर्थ है गांव और जीवन से मोह जो छूटता जा रहा है कभी से। ऐसे विषय पर कविता लिखना कठिन है। बहुत से शब्द तो ऐसे आए हैं जिनका अर्थ हिंदी के अधिकांश पाठक जानते ही नहीं होंगे। तो प्रसव कविता है, भैंस के प्रसव, और वो जो अंत में बात जो कहा है पुरही का कि अमावस्या में चांद हुआ है, मुहावरा है, नया मुहावरा है। इस तरह कई बातें हैं, जैसे कि प्रेम एक तो और कविता की चर्चा करूंगा, मैं एक तो मिनट ज्यादा लग सकता है कि प्रेम का धर्म से रिश्ता कितना भीषण हो सकता है। रिलीजन अगर है, धर्म अगर है, तो प्रेम संभव नहीं है समाज में। प्रेम करना है, प्रेम को बचाना है, तो धर्म को मिटाना पड़ेगा। ये मैं नहीं, सुशील से पूछिए, उनकी कविता कह रही है। कहते हैं कि दो जन प्रेम कर रहे हैं और ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। दोनों के अपने धर्म हैं और वे धर्म दोनों के प्रेम के लिए शिकारी बने हुए हैं। कविता में आया है जगह, प्रेम का हत्यारा धर्म है। तो वो जो दो पक्षियों के जोड़े को देखकर पहेलिये ने मार दिया, तो धर्म प्राकृतिक वस्तु नहीं है, इसीलिए वह शिकारी की तरह है। प्रेम करने वालों को तीर से ही नहीं, धर्म से भी मारा जा सकता है, ये कह रहे हैं। और सचमुच आप देखिए, इतने सरल ढंग से इन्होंने बात कही है और इतने कम शब्दों में कही है कि वो लगती है बात, दिल को छूती है। और अगर इसके आंकड़े जुटाए जाए सब, तो मुझे लगता है कि प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में जितने लोग मारे गए, उनसे अधिक लोग इस दुनिया में प्रेम करने के कारण मारे गए होंगे। ये नहीं करने दिया जा रहा है, धर्म के कारण मारे गए होंगे। विश्व युद्धों में जितने मारे गए उससे अधिक लोग धर्म के कारण, धर्म है धरती पर इसलिए मारे गए। तो सुशील द्विवेदी प्रेम के लिए एक धर्म विहीन दुनिया की तलाश करते हैं इस संग्रह में। विडना की चर्चा इन्होंने की, एक कविता की और चर्चा करूंगा मैं, बात पूरी कर लूंगा। दो कविता, एक कविता इनकी है मछली। वो मछली 53 53। देखिए, मेरा हृदय इस संग्रह की सबसे अच्छी कविता मुझे लगी है। मेरा हृदय गांव का एक पुराना तालाब है और तुम उस तालाब की कोई सांवली मछली जिसे कोई बदचलन मछुआरा मार ले गया है। अब केवल तुम्हारे थिरकने की पुरानी गंध बची है जिसे मैं महसूस करता हूँ। वाह, क्या बात। कविता में जब कोशिश किया कि एक शब्द थोड़ा इधर उधर कर दूं, निकाल दूं, देखे क्या होता है, नहीं निकाल पाया। और मुझे ये किया नहीं, बहुत बड़े कवि, भाषा के बड़े बाहिर,
ऐसी कविताएं गेक यहाँ मुझे अक्सर दिखती हैं कि उसमें कॉमा फुल स्टॉप और जो बिंदु है वो सब कहीं कुछ हिला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मानते थे कि ये जो समाज हमारा है ये लिखने पढ़ने वाला है समाज, सुनने वाला समाज बीत चुका है। इसलिए उनके यहाँ जो सेमी कॉलन कॉलन कॉमा खड़ी पाई क्वेश्चन मार्क ये सब आता है, तो ये बताते हैं कि ये सब पढ़ने वाली कविताएं हैं। पढ़ने वाली कविताओं में जरूरी होती है वो सब चीज़ें। उसी तरह से ये जो कविता है उसमें कोई शब्द आप हिला नहीं सकते, इतना कॉम्पैक्ट है और पूरी बात पूरी एक चीज जो कहना चाह रहे हैं पूरी बात। एक बहुत ही पॉलिटिकल कविता इन्होंने लिख दी है, युधिष्ठिर। जरा मदद करें किस पेज पर है वो, युधिष्ठिर। ये कविता देखिए, ये जो संग्रह है इसके बारे में ये राय बन सकती है आमतौर पर कि प्रेम कविताएं इसमें है, लेकिन प्रेम पॉलिटिकल है। इसमें जो आया है पूरी पॉलिटिक्स है। कन्नड़ प्रेस में तो आपने देखा ही पॉलिटिक्स है ही है, युधिष्ठिर में भी पॉलिटिक्स है। उसमें है कि ओह युधिष्ठिर, तुम्हारा अदृश्य रक्तपात कुरुक्षेत्र में चारों ओर फैलेगा, तुम्हारा यह मांसल शरीर कट कट कर धरती पर गिरेगा, गिद्ध नोचेंगे। और उसके ऊपर है कि ओह युधिष्ठिर, तुम्हें मारेंगे तुम्हारे कृपाचार्य, तुम्हारे द्रोण, तुम्हारे परश, तुम्हारे स्मरण को देखने वाले होंगे हजारों संजय, फिर भी वे मौन होंगे। उनकी व्यथाएं नदी की गर्म जलधारा की तरह उठनेगी और तुम्हारी आत्मा किसी पुराने खंडर की तरह धीरे धीरे बहने लगी। ये जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर प्रतीक है, सत्यवादी है। आज कौन मारे जा रहे हैं लोग, युधिष्ठिर कैसे मारे जा रहे हैं, जेलों में कैसे बंद हैं युधिष्ठिर, बंद कर दिए गए हैं। तो बिना कहे पॉलिटिकल उसका एक अर्थ भी इन कविताओं में खुलता है। और इसमें जो प्रेमिकाओं के जो नाम आए, बजरंगी भी कह रहे थे, माहिका है, आपकी है, हेरा है, और ये जो अना, ये नाम है। मुझे लग रहा है कि कई लोग तो इसमें से नाम चुराएंगे अपने लिए, बच्चों के नाम रखेंगे चुरा इतने सुंदर नाम। और सब कुछ लगता है नामों को पढ़ के कि ऐसे नाम वाली लड़कियों से ही प्रेम किया जा सकता है। बड़ा मतलब इस तरह के नाम आपने दिए हैं जानबूझ के कि वाकई ये परख है कवि की कि ऐसे नाम दिए जाएंगे तो पाठक लगे कि हाँ ये नाम ही ऐसे हैं जिससे प्रेम किया जा सकता है। बाकी जमुना और इस तरह के जो नाम है वो तो मतलब है ही है। एक अंतिम कविता की चर्चा में कर लूं, उसमें मोदी जी को याद किया है और वो शायद गंगा नाम से है, गंगा या नहीं याद है, करुणा देवी। देखिए बस यही 4 लाइन पढ़ के अपनी बात में पूरी कर लूंगा कि एक ज्योतिषी कोरोना के आने के बाद जो हुआ है उसमें दिखाते हैं कि कैसे करुणा देवी का निर्माण कर लिया गया है, बना दिया गया करुणा देवी। और अंतिम लाइन में, अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि एक ज्योतिषी पंचांग में उत्सव की तारीख तय करता है, लिखता है, पुष्प चढ़ाकर दीप जलाएं और शंख फूंकें, थाली बजाएं, करुणा देवी प्रसन्न होंगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं करुणाय विच्चे। तो बिना बहुत लाउड हुए अपने समय के ज्योतिषी को भी इन्होंने नहीं बख्शा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने